अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फॉर लेक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एक और एसेंशियल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है रूल ऑफ लॉ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डेल्व इनटू द टॉपिक भाई। पहली चीज तो रूल ऑफ लॉ होता क्या है। देखिए, रूल ऑफ लॉ इन इटसेल्फ गिव्स अ क्लियर मीनिंग दैट देयर शुड बी अ रूल ऑफ लॉ। क्या होना चाहिए भाई? कानून जो है वो सुप्रीम होना चाहिए। क्या मतलब है कि भाई जो है किसी भी बंदे का लॉ नहीं चलना चाहिए, देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ। किसी भी बंदे के मतलब उसकी आर्बिट्रेरीनेस नहीं होनी चाहिए। फॉर्मलाइज डेफिनेशन इसकी क्या है भाई? इसकी डेफिनेशन अल्बर्ट वैन डाइसी साहब देते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ क्या होता है? इट इज द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी और प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेगुलर लॉ एज अपोज टू द आर्बिट्ररी पावर। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है भाई? डाइसी साहब कहना चाहते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ क्या होता है भाई? इट मीन्स द एब्सोल्यूट सुप्रीमेसी, मतलब कि सुप्रीम जो लॉ होगा भाई वो क्या होगा? पहली बात तो सुप्रीम होगा, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं होगी, ये सबसे ऊपर होगा। या फिर क्या होगा? इसकी प्री डोमिनेंस होगी, मतलब इट विल डोमिनेट एवरीथिंग। मोरओवर इस डेफिनेशन में क्या डाइसी साहब कहते हैं? एज अपोज टू द आर्बिट्ररी पावर। और क्या होगा भाई? जो आर्बिट्ररी पावर है मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है जो, वो नहीं होगी भाई। इन सबको हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ डाइसी साहब की जुबान में। ये डाइसी साहब अपनी स्टेटमेंट अपनी इस मोस्ट पॉपुलर बुक में देते हैं जो कि कभी कभार एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है भाई। वो कौन सी बुक है? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज पब्लिश्ड इन 1885। अच्छा जी, मूविंग फर्दर, रूल ऑफ लॉ की कुछ प्रिंसिपल्स डाइसी साहब ने हमें दिए थे। वो कौन कौन से होते हैं भाई? फर्स्ट वन इज द सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ। इसका क्या मतलब है भाई? जो लॉ होगा वो सुप्रीम होगा, मतलब लॉ से ऊपर किसी भी बंदे की, किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी इंस्टीट्यूशन की नहीं सुनी जाएगी। उसके अलावा दूसरा प्रिंसिपल इसका क्या है भाई? देयर विल बी द इक्वालिटी बिफोर लॉ। कानून की नजर में हर कोई, हर इंडिविजुअल, whether he is a public office holder or a private individual, everyone will be equal in the sight of law. उसके अलावा थर्ड जो प्रिंसिपल है वो है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट। इसका क्या मतलब होता है प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट? प्रीडोमिनेंस वर्ड हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि भाई डोमिनेशन होगी किस चीज की? लीगल स्पिरिट की। कि भाई क्या होगा? जो रूल्स होंगे वो प्रोटेक्टेड होंगे। प्रोटेक्टेड इंश्योर कौन करेगा इनकी प्रोटेक्शन? भाई कोर्ट्स करेंगे हमारी। ये तीन जो है मेजर प्रिंसिपल्स हैं रूल ऑफ लॉ के। इसके बाद रूल ऑफ लॉ की इंपॉर्टेंस क्या होती है भाई किसी भी सोसाइटी में? रूल ऑफ लॉ क्या करता है भाई? सबसे पहला तो इट प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स। ऑब्वियसली जब रूल ऑफ लॉ होगा तो हमारे राइट्स हर इंडिविजुअल के प्रोटेक्टेड होंगे। मोर ओवर इट प्रिवेंट्स द मिसयूज ऑफ पावर। जब everyone will be following the law, there won't be any misuse of power, there will be no arbitrariness. उसके अलावा इट मेंटेन्स जस्टिस। जस्टिस के अलावा ये रूल ऑफ लॉ क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर्स इक्वालिटी, जो कि इसका एसेंशियल प्रिंसिपल भी है कि भाई एवरीवन शैल बी इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ। मोरओवर जब ये सारे एलिमेंट्स होंगे तो भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। उसके अलावा भी हम काफी इसके कह सकते हैं कि भाई रूल ऑफ लॉ होगी जब तो लाइक सोसाइटी में जीरो टॉलरेंस ऑफ क्राइम होगी, जस्टिस होगी, इंटीग्रिटी होगी। उसके बाद रूल ऑफ लॉ तो हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, या मजीद उसकी प्रिंसिपल कौन से थे। इसके अलावा हमने इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी मालूम होनी चाहिए। अब जो द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है, ये कोई आज का या कोई 18th 19th सेंचुरी का नहीं है। ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है इट डेट्स बैक टू एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द ग्रीस। ग्रीस के हमारे टॉप फिलोसोफर थे जैसे एरिस्टोटल हो गए, या उसके मेंटोर थे प्लाटो साहब। एक तो प्लाटो साहब की अपनी होती थी आइडियल स्टेट थ्योरी, उनमें भी इन्होंने जस्टिस को एम्फेसाइज किया था कि भाई एक जस्ट सोसाइटी कैसे होगी। एरिस्टोटल साहब ने भी भाई काफी जो है जस्टिस को एम्फेसाइज किया है और रूल ऑफ लॉ को। इवन इनकी एक स्टेटमेंट भी पॉपुलर है कि भाई लॉ शुड गवर्न। ये एरिस्टोटल साहब के अपने अल्फाज थे। अच्छा, मोर ओवर एंशंट ग्रीस से अगर आगे बढ़े तो भाई दूसरा इंस्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ की एमरजेंस का हमारी हिस्ट्री में मार्क किया जाता है, दैट इज मैग्ना कार्टा दैट हैपेंड इन द ईयर 1215। इट वाज एक्चुअली एन एग्रीमेंट।
ये क्या था भाई, एक एग्रीमेंट था, किसने किया था, किसके बीच में हुआ था? इट वॉज बिटवीन किंग जॉन एंड नोबल्स ऑफ दैट टाइम। नोबल्स भी थे, कॉमनर्स भी थे। इन्होंने एक्चुअली क्या डिमांड किया था? इन्होंने भाई किंग से कहा था कि भाई जो आप है ना, आपकी जो अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है, मतलब कि आप जो किसी को भी किसी भी टाइम अरेस्ट करवा देते हैं, किसी की भी प्रॉपर्टी सीज कर देते हैं, या आपके जो प्राइवेट गार्ड थे आपको क्वार्टर कर देते हैं दूसरे लोगों के घरों में। तो लोग इन चीज़ों से तंग आ गए थे। तो लोगों ने क्या किया था भाई, किंग को ये मैग्ना कार्टा पेश किया था कि भाई आप जो है ना, अपनी पावर्स को थोड़ा कम करें। और इस टाइम में ये किंग ने माना भी था मैग्ना कार्टा। उसके बाद दूसरा इंस्टेंस हमारी हिस्ट्री का, एबिडाइसी साहब की जो एक मशहूर रोल है रूल ऑफ लॉ में, वो तो हम पहले भी डिस्कस कर गए थे। रूल ऑफ लॉ की मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस क्या है? पहले के दौर में एबिडाइसी साहब 1880s में रूल ऑफ लॉ की 3 मेजर प्रिंसिपल्स बता के गए थे। आज लेकिन कंटेम्प्रेरी टाइम में रूल ऑफ लॉ में क्या इंक्लूडेड है भाई? इट मीन्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली चीज तो भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी सुप्रीम किसी भी स्टेट में, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता भाई, उस स्टेट को हम रूल ऑफ लॉ वाली स्टेट नहीं मानते। उसके अलावा रूल ऑफ लॉ का जो दूसरा एलिमेंट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। कि भाई जिस भी स्टेट में राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे उसको हम मानेंगे कि भाई यहाँ रूल ऑफ लॉ है। मोस्ट मेजर थिंग, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। रूल ऑफ लॉ तब तक नहीं मानी जाती जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट ना हो किसी भी कंट्री में। उसके अलावा दूसरा एलिमेंट है जुडिशियल रिव्यू का। जुडिशियल रिव्यू असल में क्या होता है भाई? इट इज द चेक। चेक किसका? जुडिशरी का। किस चीज पे? एक तो एग्जेक्टिव पे होता है, दूसरा होता है लेजिस्लेचर पे, या जो भी लॉज वगैरह बनाती है लेजिस्लेचर, उस पे होता है चेक। उसके अलावा ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ किसे हम कहते हैं भाई? ड्यू प्रोसेस ऑफ द लॉ हम कहते हैं कि भाई इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड, he should be tried according to the law, he should be judged fairly, tried fairly। अगर से कोई बंदा अरेस्ट होता है भाई, उसके भी राइट्स होते हैं। इसके साथ इसको हम एंड करते हैं विद अ कोटेशन बाय थॉमस फुलर। थॉमस फुलर साहब कहते हैं, बी यू सो हाई, द लॉ इज अबव यू। कि भाई आप कितने भी चाहे ऊपर हो जाएं, कितने भी बड़े ओहदे पे आ जाएं, लॉ हमेशा आपके ऊपर ही होगा। थैंक यू वेरी मच। मजीद लेक्चर्स और मजीद लॉ के टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा।